मित्र सिंह को प्रतिक्रांति को फलित करने का कार्य बहुत डिफिकल्ट हो गया होता। सम्राट अशोका ने समतामूलक समाज बनाने की सोच तो रखी, पर सम्राट अशोका ने समता स्वतंत्र बंधुत्व के आधार पर कोई संविधान नहीं बना। अगर संविधान बन गया होता तो संविधान को बदलना मुश्किल होता है। जैसे एक बार वाजपेयी जी ने कोशिश की, हम भूले नहीं है अभी तक। जैसा मेंढक जो है वो बारिश में बरसात में ऊपर आ जाता है और ठंडी में अंदर चले जाता है, तो बरसात में उसको ऊपर लाया था, अभी ठंडी में अंदर गया हुआ है। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी वो ठंडी वाला मेंढक है, लेकिन बरसात आने के बाद ऊपर भी आ सकता है। अब बरसात कैसी होती है, ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट चुन कर आए तो ज्यादा बरसात हो जाती है। लेकिन अब हम लोग वो जो होती है ना, एरियल सीडिंग से बरसात लाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी हुई है कि वो जो होता है हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज में कुछ वो सिल्वर नाइट्रोजन ऑक्साइड या सिल्वर नाइट्रोजन ऑक्साइड को छोड़ते हैं, उसमें वो आर्टिफिशियल सीडिंग होती है, उससे बारिश होती है। उस तरह की कुछ कोशिश बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं, और शायद अटल बिहारी इसके बाद बरसाती मेंढक की तरह कुछ गलत काम ना कर सके। अप्रैल के बाद शायद पिक्चर क्लियर हो जाएगा। प्रेस वालों को ज्यादा जिज्ञासा हो रही है। अप्रैल के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगा। फील गुड फैक्टर फील बैड होने वाला, और फील वर्स्ट भी हो सकता है। फील गुड से फील बैड भी हो सकता है और फील वर्स्ट भी हो सकता है, पर फील वर्स्ट अभी नहीं होगा क्योंकि बहुजन समाज पूरा बना नहीं है। पर फील बैड जरूर होगा। जिस दिन बहुजन समाज बन जाएगा उस दिन फील वर्स्ट ही होते रहेगा, फील गुड कभी नहीं होगा। तो अप्रैल तक थोड़ा संयम रखो, उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन सम्राट अशोका अपना संविधान नहीं लिख पाए, तो इसलिए मनु तो काल्पनिक नाम दिया था। एक्चुअल उसका नाम सुमति भार्गव था। उस आदमी ने मनुस्मृति लिखी। मनु कोई उस समय का प्रचलित नाम था, उसका नाम दे दिया। अगर शराब कोई भी बेचनी हो, अगर टाइटल, अगर आप लेबल अगर बैकपाइपर और मैकडोनल्ड का लगा दे तो ज्यादा बिक जाती है। इधर कुछ हमारे साथी लोग जो है अभी शराब छुड़ा के आए, इसलिए पुरानी याद दिला रहा हूं उनको। टेस्ट करना चाहता हूं क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहता है कि शराब छोड़ने के बाद फिर से पीने की प्रवृत्ति ज्यादा तीव्र होती है। इसलिए आपको टेस्ट करना हो, कहीं अभी इधर आपने डिक्लेरेशन किया, कहीं फिर उधर तो नहीं चले जाओगे। लेकिन आपको देखकर भरोसा होता है कि अब आप खुद शराब ही नहीं छोड़ोगे, ऐसा समाज भी तैयार कर लोगे जहां शराब पीने वाले लोग ही नहीं रहते। Man is a product of his social environment. Man is a product of his social environment. आदमी ये उसके सामाजिक और मानसिक वातावरण की परिणति है। जिस तरह उसका सामाजिक वातावरण होता है, उसी तरह आदमी का विचार और आचार बनता है। इसलिए अच्छे आदमी का अगर निर्माण करना है तो साथ साथ अच्छे समाज की निर्मित भी हमें करनी होगी। और जब तक जाति व्यवस्था इस देश में है, समाज नहीं बन सकता। इसलिए अगर समाज बनाना है तो जाति पाति का बीज नाश इस देश से करना होगा। इसलिए बाबा साहब ने 1936 में राजश्री शाहू महाराज के बाद अपने मूवमेंट का टारगेट ये एनालिसिस ऑफ कास्ट रखा था। अनफॉर्चुनेटली शाहू महाराज ने जो मूवमेंट का टारगेट एनालिसिस ऑफ कास्ट बनाया था, उसको हमारे कुनबी माली साथी कैच नहीं कर पाए, भटकावे में आ गए। इसकी वजह से सेंसस के लिए पीआईएल फाइल करनी पड़ रही।
अगर फुले और शाहू की बात मान ली होती तो पीआईएल फाइल करने की जरूरत कुणबी माली को नहीं, आज शायद ब्राह्मण बनिया को पड़ी होती। लेकिन ये नतीजा है फुले और शाहू की बात नहीं मानने का। और शायद आखिरकार अब मराठाओं को एहसास हो रहा है। किस बात का एहसास हो रहा है मराठाओं को? शायद मराठाओं को इस बात का एहसास हो रहा है कि अब हमें मनुवादी व्यवस्था को और नहीं सहना चाहिए। किस लिए मराठाओं को यह एहसास हो रहा है? क्योंकि अभी अभी कुछ सेल्फ रिस्पेक्टिंग मराठा ने, कुछ सेल्फ रिस्पेक्टिंग मराठा ने, अब जब मैं मराठा कह रहा हूं तो आप कुणबी भी समझ जाओ, क्योंकि कुणबी नाम बचने के लिए मराठा लगाया गया है। तो चलो जो भी हो, लेकिन अगर मराठा तो मराठा ही सही और कुणबी तो कुणबी ही सही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ जाता, आखिर तो बहुजन समाज ही है। तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्टिंग मराठाओं ने पूना की भंडारकर इंस्टीट्यूट पर अटैक किया। किस लिए अटैक किया? पूना के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट। इस भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट पर कुछ पढ़े लिखे, समझदार और स्वाभिमानी मराठाओं ने अटैक किया। पढ़े लिखे भी थे, समझदार भी थे और स्वाभिमानी भी थे। कैसे लिए अटैक किया? क्योंकि जिस अंग्रेज के नाम के वजह से मैं वो श्रीलंका वाला अंग्रेज भूल रहा हूं, तो एक अंग्रेज ने किताब लिख दी। उस अंग्रेज का नाम जेम्स ले। अब इसने जो किताब लिख दी, उस किताब में इसने शिवाजी महाराज के कैरेक्टर पे कुछ लिख दिया। अब शिवाजी महाराज के कैरेक्टर पर ही नहीं, साथ में जीजामाता के कैरेक्टर पर भी उंगली उठी। और ये भंडारकर इंस्टीट्यूट में अब अंग्रेजों को तो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तो बेचारा गेलोम्बेड नहीं है। क्योंकि गेलोम्बेड ने क्या काम किया? गेलोम्बेड ने जब महात्मा ज्योतिबा फुले पर पीएचडी करने की सोची और जब वो भारत आई, तो उसने जो पूना की वेरियस संस्थान थी, उसके अंदर जो अंग्रेजी का लिटरेचर था उस पर उसने विश्वास नहीं किया। गेलोम्बेड, आपको शायद मालूम होगा, प्रेस वाले लोगों को, द हिंदू पेपर में कभी आर्टिकल छपते हैं। आपका तो लोकल मराठी या हिंदी वाला पेपर होगा, इंग्लिश पेपर में छपते हैं, कभी कभी मराठी ट्रांसलेशन आते हैं उसके। तो गेलोम्बेड ने सबसे पहले जो महात्मा ज्योतिबा फुले जी पर इतिहास लिखा, 1830 से 1930 तक, द कल्चरल रिवोल्ट इन कॉलोनियल सोसाइटी, द हिस्ट्री ऑफ द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट फ्रॉम 1830 टू 1930। तो लेकिन गेलोम्बेड ने जो महात्मा ज्योतिबा फुले जी से लेके शाहू महाराज तक का और बाबा साहब का जो स्टार्टिंग पीरियड था मूवमेंट का 1923 का, उसके भी कुछ रिफ्लेक्शन उन्होंने दिए। तो लेकिन गेलोम्बेड ने पूना की संस्थाओं पर विश्वास नहीं किया। गेलोम्बेड ने महात्मा ज्योतिबा फुले जी पर अपना शोध पीएचडी लिखने के पहले मराठी का अध्ययन किया। मराठी में अध्ययन करने के वजह से गेलोम्बेड गलती नहीं की, लेकिन हर कोई तो गेलोम्बेड नहीं होती, और गेलोम्बेड उससे भी ज्यादा समझदार थी। उसने सोचा यार अगर माली और मराठा पे रिसर्च करना है तो अच्छी बात है, एक मराठा से शादी कर लो। तो गेलोम्बेड ने एक मराठा से, सातारा के मराठा से शादी भी कर ली। अब वो भारत की नागरिक है,
लेकिन इस मामले में जेम्स लेन कच्चे निकले, वो भंडारकर इंस्टीट्यूट के चक्कर में आ गए। तो अब भंडारकर इंस्टीट्यूट में 4 ब्राह्मणों ने उन्हें मिसगाइड कर दिया। अब ये 4 ब्राह्मणों में जो है वो वीएल मंजूर, एसएस बहुलकर, सुचेत परांजपे, भास्कर चिंदावरकर, मीना चिंदावरकर और 2-4 है, एक माधव भंडारे है, एक दामले है, इनको छोड़ देते। थोड़े को तो माफ करना पड़ेगा ना, सबको एक साथ सजा देना ठीक नहीं है। तो अब नाम फिर रिपीट कर देता हूं। वीएल मंजूर, एसएस बहुलकर, सुचेत परांजपे, चिंदावरकर, भास्कर चिंदावरकर और मीना चिंदावरकर। तो अब इन चारों ने जेम्स लेन को मिसगाइड कर दिया। तो मैं जेम्स लेन को मिसगाइड कर दिया और उसमें जेम्स लेन से ये लिखवा लिया। मुझे तो बोलना भी ठीक नहीं लगता है, शायद अभी नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आगे बोलेंगे, लेकिन इतना बोलता हूं कि बहुत गलत लिखा है शिवाजी महाराज और जीजा माता के विषय। हमारे बहुजनों के राजा, रैते के राजा शिवाजी महाराज के चरित्र के ऊपर और जीजा माता के चरित्र के ऊपर इन 4 पूना के स्कॉलर्स ने जेम्स लेन को गलत जानकारी देकर जेम्स लेन के माध्यम से ये बात लिखाई। अब जून 2003 में ये किताब छपी और 7 सितंबर 2003 को जो शिवाजी महाराज का दम महाराष्ट्र में भरते हैं, जो शिवाजी महाराज का उदो महाराष्ट्र में करते हैं, उनके सामना पेपर में इस किताब की प्रशंसा छपी। सामना पेपर में इसकी प्रशंसा छपी। फिर आनंद देशपांडे नाम का व्यक्ति इस पर प्रशंसा लिखता है। 2 महीने तक अध्ययन किया, प्रशंसा छापी, शर्म नहीं आई, शिवाजी महाराज का नाम लेकर उदो उदो करते हैं और सामना में ये पेपर के इस किताब की प्रशंसा लिखते हैं। अब उसके बाद कुछ लोगों को तो शर्म आ रही थी, कुछ कुणबी मराठाओं को, मालियों को शर्म आई। सबको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि शिवाजी महाराज तो, मेरा यह मानना है कि सम्राट अशोका के बाद अगर भारत में कोई क्रांतिकारी करुणामयी राजा हुए होंगे तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज और राजश्री शाहू महाराज हुए। तो अब कुछ लोगों को जो उधर अंदर भी थे, उन्होंने सोचा यार हम शिवाजी महाराज का नाम लेते, अब काम तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने दिसंबर में जाकर तो ये बाहुलकर जो था, जो मेन इसमें प्रोफेसर था, इसके मुंह पर कालिक पोत दी। कुछ वो जो शिवाजी महाराज का नाम ले लेते हैं ना, क्या वो पार्टी का नाम है महाराष्ट्र में? हाँ, तो अब तो मुझे नाम लेने में भी झिझक होती है। अरे वो कैसी शिवसेना हो सकती है जो शिवाजी महाराज का अपमान सहन कर ले? वो कैसी शिवसेना हो सकती है? तो मुझे शर्म आती है, इसलिए नाम लेते हुए मैं झिझक रहा था। मैं क्या सोचा, लूं या नहीं लूं? तो इन्होंने बाहुलकर का मुंह काला किया। तो बाहुलकर का मुंह काला किया, मैं समझता हूं पूरा लाखांदूर सुन रहा होगा और कानेकर को बच के रहना होगा।
और बामसेफ के लोगों को और बहुजन समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने का आंदोलन जो भारत भर में कर रहे हैं, उनको इस इश्यू को ठीक से डील करना हो तो कानेकर बच सकता है। ठीक से लिखना भाई। नहीं लिखा तो प्रेस टूट सकती है। तो अब अगर कुछ लोगों ने कालिक पोत दी तो क्या गलत हुआ? कालिक पोतने लायक ही तो काम किया था उसने। अरे जो शिवाजी महाराज के चरित्र और जीजा माता के चरित्र पर कालिक पोत सकता है, अगर उसके चेहरे पर कालिक पोत दी तो बहुत कम सजा दी थी। मैं समझता हूं बहुजन समाज के लोग बहुत उदारवादी होते हैं। अब जब ये बात, लेकिन शिवाजी महाराज के चरित्र पर तो कालिक हो जाए, पर पूना के ब्राह्मण के चेहरे पर कालिक नहीं होना चाहिए। तो जो शिवाजी महाराज का दम भरते हैं और वो राज ठाकरे पूना में जाकर 28 दिसंबर को इस बाहुल करके पांव पड़ा। 28 दिसंबर को राज ठाकरे बाहुल करके पांव पड़ा। अनक्वालिफाइड ब्राह्मण क्वालिफाइड ब्राह्मण के पांव पड़ रहा है। सीकेपी कोकनस्थ ब्राह्मण के पांव पड़ रहा है कि यार इतना हाल हो गए, अब तक ब्राह्मण का स्टेटस नहीं दिया, अब तो दे दो, अब तो शिवाजी महाराज के कैरेक्टर को भी हम त्याग देते हैं। 28 दिसंबर को राज ठाकरे बाहुल करके जाकर पांव पड़ा और उसके साथ 4 लोग थे। वहां का मेंबर पार्लियामेंट प्रदीप रावत था, वहां का एमएलए दीपक पाईगुड़े था, वहां का पूना डिस्ट्रिक्ट का उनका लाइसेंस ऑफिसर रविंद्र मिर्लेकर था, और जीपी मेंडाले वो हिस्टोरियन था जिसने कुछ किताबों के पन्ने फाड़े थे प्रोटेस्ट में। अनक्वालिफाइड ब्राह्मण क्वालिफाइड ब्राह्मण के पांव पड़ रहा है कि शिवाजी महाराज को तो हम त्याग देंगे, आप हमको स्टेटस दे दो। इसलिए अभी 23 जनवरी को महामृत्युंजय युग में पूरे भारत भर के 101 ब्राह्मणों को बुलाया। कितने ब्राह्मणों को बुलाया? उसमें भी 100 में काम नहीं चलता, एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। जिन महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने से इनकार किया, ये कहा कि आपने औरंगजेब का मुकाबला तो किया, कुंभियों को तैयार किया, रामोशी को तैयार किया, महार को तैयार किया, चमार को तैयार किया, धनगर को तैयार किया, लेकिन हम आपको राजा मानने से इनकार करते हैं क्योंकि आप क्षत्रिय नहीं, आप क्षत्रिय नहीं हो, इसलिए हम आपको राजा मानने से इनकार करते हैं। तो शिवाजी महाराज को काशी से इंपोर्ट करना पड़ा। लेकिन बाद में उस गागा भट्ट ने किताब लिखी, तो उस गागा भट्टी में उसने लिखा कि मैंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोई आचरण नहीं किया। किस लिए आचरण नहीं किया? क्योंकि मैंने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक बाएं पांव के अंगूठे से किया, और यह वैदिक संस्कार विधियों के हिसाब से करेक्ट विधि नहीं है। बाएं पांव से मैंने राज्याभिषेक तिलक लगाया शिवाजी महाराज को। तो जो शिवाजी महाराज का दम भरते हैं, तो वो लोग जाकर अनक्वालिफाइड ब्राह्मण इज टेकिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द क्वालिफाइड ब्राह्मण।
लेट शिवाजी रिमेन इंसल्टेड इन महाराष्ट्र एंड इंडिया। तो अगर इस मनुवादी व्यवस्था में, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सेल्फ रिस्पेक्टिंग मराठाओं का कि आखिरकार उन्होंने अपनी अस्मिता को जगाया और 5 जनवरी को उस भंडारकर इंस्टीट्यूट के ऊपर अटैक किया। कानून के लिहाज से भले ही हो सकता ठीक काम ना हो, मैं भी मानता हूं कानून के लिहाज से शायद ठीक नहीं हो, लेकिन समाज शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल सही काम किया है। लेकिन अगर इस मनुवादी व्यवस्था में शिवाजी महाराज का यह स्थान है, बिकॉज विदाउट शिवाजी देर इज नो मराठा, विदाउट शिवाजी देर इज नो मराठा। अगर शिवाजी नहीं तो मराठा नहीं। अगर मनुवादी व्यवस्था में अगर शिवाजी महाराज का यह स्थान है, तो फिर मराठाओं का क्या स्थान होगा? शिवाजी महाराज का अगर मनुवादी व्यवस्था में यह स्थान है, तो मराठाओं का क्या स्थान होगा? ऐसा लिए राजश्री शाहू महाराज को इस बात का एहसास हुआ था। किस बात का एहसास हुआ राजश्री शाहू महाराज को? राजश्री शाहू महाराज को इस बात का एहसास हुआ कि कहने के लिए तो मैं खुद को क्षत्रिय मराठा कहता हूं, मैं खुद को राजा कहता हूं, मैं राजा हूं, और मैं राजा अपने बलबूते पे बना हूं, मैं इनके दया कृपा से नहीं बना। लेकिन मेरा पुजारी, मैं जिसको पगार देता हूं, वो कहता है कि तुम क्षत्रिय नहीं, तुमको वेदों के हिसाब से संस्कार विधि करने का कोई अधिकार नहीं है। तो राजश्री शाहू महाराज ने सोचा कि जो मेरी तनख्वाह पर ये पुरोहित जीता है, ये पुरोहित जो मेरी तनख्वाह पर जीता है, वो मुझे कहता है कि तुम घाटगे हो, शिवाजी महाराज के वंशज हो, लेकिन घाटगे हो, शूद्र हो, तुम्हें वेदों के हिसाब से संस्कार विधि करने का अधिकार नहीं। तो शाहू महाराज ने यह सोचा कि मुझे ऐसी व्यवस्था में नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए 1917 में शाहू महाराज ने मराठाओं की कुणबी की ड्यूटी लगाई थी। क्या ड्यूटी लगाई थी शाहू महाराज ने? जिस ड्यूटी को भूलने के वजह से आज 2003 में पीआईएल फाइल करना पड़ रहा है। 340 तो बाबा साहब ने 1948 में ही डाल दिया था। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 1948 में ही कलम लिख दी थी। सितंबर 1951 को डॉक्टर अम्बेडकर रिजाइन भी कर गए। किस लिए रिजाइन किया? क्योंकि नेहरू ओबीसी कमीशन नहीं बैठा रहा। 1931 का जब सेंसस हो रहा था, जो सबसे महत्वपूर्ण कास्ट का सेंसस आज तक माना जाता है, उसके बाद कोई सेंसस भारत में कास्ट का इतना ज्यादा गहरा नहीं हुआ। उसके बाद केवल एक प्रोजेक्ट हुआ जिसको पीपल्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट कहते हैं, जो 1985 से 1992 तक चला। उसमें बहुत कुछ जानकारी हर कास्ट की मिलती है, लेकिन मैं समझता हूं कि ओबीसी के विषय में फिर भी आज जितनी जानकारी चाहिए उतनी नहीं मिलती, और ये काम सेंसस से ही हो सकता है। आपकी सोच बिल्कुल सच है। पीआईएल आपने फाइल की, बिल्कुल सच किया है, लेकिन पीआईएल फाइल्ड वेरी वेरी लेट। पीआईएल फाइल्ड वेरी वेरी लेट, क्योंकि शाहू महाराज ने जो ड्यूटी लगाई थी
27-28 दिसंबर 1917 को शाहू महाराज इसी विदर्भ के बुल्ढाना जिले के खामगांव में आए थे। भाई अश्विन मेश्राम, अगर मुझे बुल्ढाना बुलाना चाहते हो तो 1000 मराठाओं को इकट्ठा करना होगा। तो मैं आता हूं उधर, 1000 मराठाओं को इकट्ठा करो। अब हो सकता 5000 मराठा भी इकट्ठा हो जाए। उसी खामगांव में अगर इकट्ठा करना चाहते हो तो कर सको तो कर लो। 27-28 दिसंबर को शाहू महाराज खामगांव में गए थे और उसी खामगांव में शाहू महाराज ने यह कहा था कि जात पात तोडून आम्ही सर्व एक होऊया। जात पात तोडून आम्ही सर्व एक होऊया। तब शाहू महाराज ने यह बात कहने से पहले यह बात कही थी कि इस मनोवादी व्यवस्था में अगर जातियां बनी रही तो हम खुद को खुश करने के लिए तो क्षत्रिय मराठा कहते रहेंगे, लेकिन कभी मान सम्मान से नहीं जी पाएंगे। और इसीलिए मराठाओं ने यह काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? कुंभी मराठाओं ने, ऐ मेरे कुंभी मराठा लोगों, आपको यह काम करना चाहिए कि जिस जाति व्यवस्था के वजह से हमें और हमारे महापुरुषों को हजारों हजारों साल तक अपमानित होना पड़ा, शोषित होना पड़ा, ऐसी जाति व्यवस्था को खत्म करने का काम ये ब्राह्मण नहीं कर सकता। ये काम मराठाओं को करना होगा। बहुत कम तालियां बजी। फुले की बात को ना मानने की वजह से, शाहू की बात को ना मानने की वजह से, बाबा की बात को ना मानने की वजह से आज ये हालत हुई कि शिवाजी महाराज की स्टेटस भी इस व्यवस्था में कुछ नहीं बची। पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन ग्रेट मराठाओं का, उन स्वाभिमानी और अभिमानी मराठाओं का, जिन्होंने भंडारकर इंस्टीट्यूट को आघात पहुंचाकर इस देश के मनोवादियों को यह संकेत दिया कि अब की बार तो इंस्टीट्यूट टूटा है, लेकिन अगर आपने बदमाशी बंद नहीं की तो शायद पूरी व्यवस्था को हम आपके ध्वस्त कर देंगे। मैं सैल्यूट करता हूं उन ग्रेट मराठाओं का जिन्होंने ये काम किया। जो जहां पर भी उनको मैसेज पहुंचाओ कि मानकर सर ने बामसेफ के तरफ से ये मैसेज उनको दिया। और अब तो असली लड़ाई अब चालू हुई है। असली लड़ाई अब चालू हुई है। अब जो लोग गांधी गोलवलकर को चिपक कर बैठे हैं उनको आखिरी मौका है। गांधी गोलवलकर को जो लोग चिपक कर बैठे हैं उनको आखिरी मौका है। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता, क्योंकि इसके बाद गांधी गोलवलकर का मराठा हारेगा और फुले शाहू का मराठा जीतेगा। गांधी गोलवलकर का माली हारेगा, फुले शाहू बाबा का माली जीतेगा। और महारों ने जीतने की आदत तो बनाई नहीं है, पर जब सब बहुजन समाज जीतेगा तो महार भी जीत जाएगा। जो जीतते नहीं है, आप क्यों नहीं जीतते हैं? इसलिए नहीं जीतते क्योंकि आपकी संख्या केवल महाराष्ट्र में 8% है और जीतने के लिए आज के सिस्टम में 30 से 32% वोट लगते हैं। तो इसलिए बहुजन समाज अगर जीतेगा तो जो लोग बहुत दिनों से जीतने की आस कर रहे हैं वो भी लोग जीत जाएंगे। तो लेकिन उसके लिए पहले बहुजन समाज बनाना होगा। तो मैं
किस लिए ये बात आप लोगों के आगे बोला? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे थे कि कोई यंत्रणा, कोई प्रणाली दो चीजों के आधार पर टिकती है। एक कि किस तरह का कानून बनाया गया, उस आधार पर वो यंत्रणा या प्रणाली टिकती है, और दूसरा, जिन लोगों के लिए वो यंत्रणा और प्रणाली बनाई गई है, वो अपना सामाजिक जीवन किस तरह जी रहे हैं, इस बात पर वो बात टिकती है। तो भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली तो हमने संविधान के माध्यम से अपनाई, पर आज भी बहुजन समाज जो जातियों में बटा हुआ है, उसके वजह से लोकतांत्रिक मूल्य और नागरिकत्व मूल्य प्रस्थापित नहीं हो पाए। इसलिए साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात जो कही थी 26 जनवरी 1950 को, हम विरोधाभास के जीवन में कदम रखेंगे। एक तरफ हम एक आदमी को एक वोट देने की वजह से राजनीतिक लोकतंत्र अपनाएंगे, और दूसरी ओर हम अपने सामाजिक और आर्थिक विषमता की वजह से अपने लोगों को सामाजिक और आर्थिक समानता नकारेंगे। अब और कितने दिन हम ऐसा विरोधाभास का जीवन जीना चाहते हैं? अगर हम ऐसा विरोधाभास का जीवन जिएंगे तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारकर ही जिएंगे, क्योंकि जो लोग सामाजिक और आर्थिक विषमता के शिकार हैं, वो लोग उठेंगे और उठकर इस राजनीतिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएंगे जो इस संविधान सभा ने इतनी मेहनत से बनाया। सवाल ये उठता है कि आज तक हमने राजनीतिक लोकतंत्र की धज्जियां क्यों नहीं उड़ाई? Why the fabric and framework of political democracy has not been blown up by the people who are affected by the social and economical inequality in India? साथ ही बाबा साहब ने एक बात कही थी कि राजनीतिक लोकतंत्र काफी नहीं, हमें सामाजिक लोकतंत्र प्रस्थापित करना होगा। लेकिन अगर सामाजिक लोकतंत्र लाना है तो सामाजिक लोकतंत्र कैसे लाया जा सकता है? अगर राजनीतिक लोकतंत्र अगर उन लोगों के हाथ में है जो सामाजिक लोकतंत्र नहीं चाहते, तो मैं समझता हूं सामाजिक लोकतंत्र नहीं लाया जा सकता। अगर सामाजिक राजनीतिक लोकतंत्र का कारोबार उन लोगों के हाथ में है जो सामाजिक लोकतंत्र नहीं लाना चाहते, तो सामाजिक लोकतंत्र नहीं लाया जा सकता। इसलिए अगर सामाजिक लोकतंत्र लाना है तो उसकी अपेक्षा करने ही काफी नहीं। जिन लोगों को सामाजिक लोकतंत्र इस देश में लाना है, उनको राजनीतिक लोकतंत्र का इस्तेमाल कर सामाजिक लोकतंत्र को लाना होगा। अगर इस देश में हमें लोकतंत्र को अर्थपूर्ण बनाना है, तो मानववादियों ने जो संविधान को लागू नहीं किया, उन्होंने लागू किया नहीं किया ये उनका मामला, उन्होंने किया नहीं किया ये उनका मामला। पर बाबा साहब ने ये तो हमसे नहीं कहा था